एंड जिनका भी ऑफ है प्लीज ऑन कर लो। बोलो, कुछ पढ़ा है जिसका रिवीजन कराऊं, या कुछ प्रॉब्लम है जहां नहीं समझ में आया होगा? 2 मिनट आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए मैं दे रही हूँ, या बताने के लिए कि यस कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ये थियरी नहीं समझ में आया। ठीक है, उसके बाद मैं पूछूंगी। अगर सब आ गए तो 2 मिनट में मुझे समझ में आएगा कि यू गेट एवरीथिंग राइट। तो अब मैं मेरे टाइम है पूछने का, मैं पूछ के देखूंगी, चेक करूंगी और कहाँ क्या कंफ्यूजन है तब पता चलेगा। प्रमोद, अनामिका, ऋतिक, सब लोग ऑन रखो। मैम आपने न्यू चैप्टर का नहीं भेजा पीडीएफ का? ठीक है, पीटर ड्रकर का नहीं भेजा होगा, और तो सब भेज दिया है ना? यस मैम। ठीक है, वो भेज दूंगी। और कुछ, और कोई चीज जो पूछना है, जो नहीं समझ में आया, इससे पहले जो भी पढ़ा है उसमें नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है? मैम ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का एक बार बता दीजिए। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मायो ने दिया है। मैं एक बार आपको इसका स्क्रीन शेयर करके एक बार फिर से ये समझा देती हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर है क्या? यस मैम। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? ठीक है मैम लेकिन अभी ओपन नहीं हुआ है पीडीएफ। फ्रीज है। ओके, थोड़ी देर में हो सकता है वो, मुझे बता देना मैं जब पूछूंगी तो, नहीं तो फिर स्टॉप करके दूसरा शेयर करेंगे। और क्या, दिस इज यस, दिख रहा है क्या स्क्रीन? नो मैम। नहीं, ठीक है, मैं करती हूँ श्योर। अब दिख रहा होगा? यस मैम। ठीक यस है, मैम। आप लोगों ने कहा कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, एक बार फिर से बता दो। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के फादर किसको बोलते हैं? एल्टन मायो को बोला जाता है कि इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज he was the first who introduced behavioral aspects in management, because before that we had seen the scientific era, the classical theories of all three milestones, like Henry Fayol, scientific management by F.W. Taylor, and by bureaucratic management by Max Weber। तीनों में ही अपने अपने तरीके से, किसी ने प्रोडक्शन को, किसी ने मशीन को, किसी ने सिस्टम को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, यूनिटी ऑफ कमांड को, यूनिटी ऑफ कंट्रोल को, किसी ने फंक्शनल फोरमैनशिप को डिफाइन करने की कोशिश की है, और ये कहा कि ये ही जरूरी है। ठीक है ना, अच्छे से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में काम को मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए। लेकिन एल्टन मायो का ध्यान उस सब में से एक चीज जो छूट गया था, जो एक मिसिंग एलिमेंट था, उस पर गया। वो क्या था मिसिंग एलिमेंट? वो मिसिंग एलिमेंट था ह्यूमन का। कि इतना सारा हमने बात किया फिनेंसेस के बारे में, मशीनरी के बारे में, स्पेस के बारे में, हर चीज के बारे में, सिस्टम के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। वी नेवर टॉक्ड अबाउट बिहेवियरल साइंस, जो कि ह्यूमन रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोडक्शन का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक फैक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ह्यूमन अप्रोच। अब क्यों ये ह्यूमन अप्रोच या ह्यूमन बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है? देखो, जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो मशीनरी हो, ये सभी क्या बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग है, इनका अपना कोई वजूद नहीं है। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज इनको यूटिलाइज करना चाहेगा, वो वैसे यूटिलाइज होंगे। तो एक ही रिसोर्स है जो लिविंग है, जो थॉटफुल है, जो इमोशनल है, जो स्ट्रेस फील कर सकता है, जो हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर सकता है। ऐसे लोगों को अगर हम स्ट्रेस पे रखेंगे, इस फैक्टर को हम कैसे डील करें? इस फैक्टर को इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो बाकी फैक्टर को इंप्लीमेंट करता है, यूटिलाइज करता है। यस और नो? यस।
तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जबकि हम अभी तक इसको इग्नोर करते आए हैं। इसके बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में या इनके बिहेवियर के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हॉथरन वर्क्स, जहां पे था शिकागो के पास हॉथरन नाम का जगह था, जिसमें वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में उन्होंने ये रिसर्च किया, जिसमें पहला रिसर्च था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन का मतलब हम लोग को पता है, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी, उजाला, ठीक है ना, किसी चीज को प्रज्वलित करना। तो वहां से इल्यूमिनेटेड रोशनी या लाइट्स आती है। अभी ये बोले कि ठीक है, एक सिंबॉलिक था कि हमने किसी भी एक रूम का या एक प्रोडक्शन यूनिट का या एक जगह का जहां पे लोग काम कर रहे हैं, उसका लाइट क्या क्या बहुत डीम कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो प्रोडक्शन में क्या हुआ, कमी आया, राइट। फिर उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर लाइटिंग कर दी, तो प्रोडक्शन पहले वाले प्रोडक्शन से बढ़ा, इंप्रूव हुआ, राइट। उसके बाद और बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, और बढ़ाने के बाद कुछ नहीं हुआ, राइट। और जब रोशनी बढ़ाई गई और जब लाइट दिया गया तो कुछ प्रोडक्शन में कुछ खास चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इन्होंने ये विड्रॉ किया, इसका मीनिंग कि अगर किसी जगह पे वर्किंग कंडीशन बेहतर नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है कन्वीनियंट, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनके हिसाब से, तो वहां पे प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। उसका हिस्सा, वर्किंग एनवायरनमेंट का हिस्सा बहुत कुछ हो सकता है, लाइट हो सकता है, एयर हो सकता है, वेंटिलेशन हो सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। जिस मशीन पे आपको काम करना, उस मशीन का फिट ना रहना, उस मशीन का यदा कदा ब्रेक डाउन हो जाना, टूट फूट जाना, वो सारी चीजें हो सकती हैं, तो वर्किंग एनवायरनमेंट का हिस्सा। तो जब ऐसा होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, बोलो। टूटा फूटा रहेगा, घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो जब हम इसको ठीक कर देते हैं, तो क्या होता है, प्रोडक्शन इंप्रूव करता है, इनहांस होता है, बढ़ता है। लेकिन इसमें अब और ज्यादा हम अच्छा कर दे, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका 2 GB का खर्चा है क्लास लेने पर, तो 2 GB हमने आपको 2 GB 250 GB ऐसे करके मैंने आपका रिचार्ज करा दिया। लेकिन 5 GB का कोई मतलब होगा, फिर क्या प्रोडक्शन बढ़ेगी या फिर वो वैसे ही रहेगी। क्लासेस जितने, अगर क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जितना 2 GB में क्लास होता है, अगर उतना है तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी क्लासेस की बढ़ेगी, आप पूरा क्लास कर पाइएगा। कम है तो पूरा क्लास नहीं कर पाइएगा, लास्ट के क्लासेस आपके छूट जाएंगे क्योंकि आपके पास इतना इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। लेकिन उसके जगह पे 10 GB है, तो इसमें क्या कोई फायदा होगा, नहीं, तो वो वैसे ही रहेगा। तो इन्होंने यही कहा कि वर्किंग एनवायरनमेंट में एक प्रॉपर एनहांसमेंट लाने से, उसको सब कुछ को एक सही जगह पे फॉल कर देने से, सही जगह पे सेट कर देने से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। लेकिन फर्दर एक बार ठीक हो जाने का, जिसको आप कितना भी इंप्रूव करिएगा, तो फिर वो उस तरीके का इंक्रीमेंट या उस तरह का एनहांसमेंट नहीं शो कर सकता है। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट, राइट। उसके बाद है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बहुत सारे न्यू एलिमेंट को ऐड किया, जैसे कि होमोजेनस वर्किंग। होमोजेनस मतलब एक साथ, एक जैसे प्रोसेस पे, एक जैसे सामान को प्रोड्यूस करने वाले लोगों का एक ग्रुप बनाया, और उनका क्या किया, कुछ नए एलिमेंट्स बना दिए। मतलब लोग वही है, काम उनको वही करना है, लेकिन ऐड क्या कर दिया, तो उनका वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ा चेंज कर दिया। जैसे कि उनके वर्किंग आवर थोड़ी घटा दी, रेस्ट इंटरवल को थोड़ा बढ़ा दिया, फिजिकल कंडीशन को थोड़ा और इंप्रूव कर दिया। सुपरविजन जो है वो काफी फ्रेंडली है, जहां से आपको डर नहीं लग रहा है कि सर आ जाएंगे तो मारेंगे मेरे गलत सवाल को देख करके, जहां आपको ये विश्वास है कि गलत होगा, अगर सर आएंगे तो वो मेरी हेल्प करेंगे ये बताने में कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। ये हुआ फ्रेंडली सुपरविजन, समझ में आया। तो सुपरवाइजर फ्रेंडली कर दिया, जहां पे आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी हेल्प लेना हो, गाइड लेना हो, तो आप ले सकते हैं। और जो इंटरेक्शन अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर्स है उसको फ्री कर दिया कि फ्रीली यू पीपल कैन इंटरेक्ट, यू कैन डू वर्क, यू कैन फोकस ऑन वर्क एज वेल एज ऑन योर पर्सनल लाइफ। आपको कोई ऐसा बंदिश नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ही काम करेंगे और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होगा या बहुत ज्यादा सुपरवाइज्ड होगा, ऐसा नहीं रहा। अब इसका भी रिजल्ट आया कि जब बाद में ऐसे लोगों से पूछा गया तो दे फील, इन लोगों का जब प्रोडक्शन का रिजल्ट दिया गया तो रिजल्ट क्या आया, अच्छा रिजल्ट आया। जो पहले का
टाइट सुपरविजन था, लॉन्ग वर्किंग आवर था, इंटरवल ब्रेक जो था वो कम था, और वर्किंग आवर्स लंबा था, उसके बाद सोशल इंटरेक्शन नहीं था, सुपरविजन बहुत स्ट्रिक्ट था। जब इन सब टाइप में जैसा प्रोडक्शन था उसको जब कंपेयर किया गया इस इन्वायरमेंट के बाद, तो क्या पाया गया कि जो प्रोडक्शन है वो बेहतर है, इस बार का ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसी लोगों का उसी काम पे जो प्रोडक्शन है, जो एक्टिविटी है वो ज्यादा इनहांस्ड है, ज्यादा इंप्रूव है। समझ में आया? ये समझ में आया? Yes, ओके, ma'am. ठीक है, ठीक है। यस मैम। ओके, इसके बाद दूसरा क्या होगा हमारा कि ये इन्होंने कहा कि चलो ये तो समझ में आ गया कि हमारी प्रोडक्टिविटी को इनका वर्किंग एनवायरनमेंट और इनका जो वर्किंग आवर है, टेन्योर है, फिजिकल कंडीशन है और सुपरविजन है, ये भी अफेक्ट करता है। उसके बाद उन्होंने मास इंटरव्यू प्रोग्राम, मतलब उस हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में जितने भी लोगों को उन्होंने एज ए सैंपल लिया था, जिसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ, जब सुपरविजन फ्रेंडली होता है, जब हमें इनफॉर्मल रूप में काम करने का मौका मिलता है, तो हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस कंडीशन, जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन था, जहाँ पे वर्किंग आवर बहुत लेंदी था और जहाँ पे वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं था, बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं था। समझ में आया? तो ये मास्टर इसने सपोर्ट किया, रिले असेंबली टेस्ट रूम को इस मास इंटरव्यू ने सपोर्ट किया ना। अरे जो उसका डिफरेंस क्या हुआ? मैं यही बताती हूँ, जो उस एक्सपेरिमेंट का फाइंडिंग था, जो आपने कंक्लूजन निकाला उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, और जब आपने अपने सैंपल से पूछा, अभी वहां पे सिर्फ ऑब्जर्व किया जा रहा था, वहां पे आपको काम करने दिया गया और फिर आपकी प्रोडक्टिविटी को कंपेयर किया गया, तो एक्स्ट्रा लगा, ज्यादा एडिशनल लगा कि अभी ज्यादा अच्छा काम हुआ है। लेकिन यही चीज जब इंटरव्यू लिया गया आपसे और आपने भी कंफर्म किया कि हाँ, हमें ऐसे काम करने में ज्यादा बेहतर लगा इन कंपैरिजन टू आवर अर्लियर मोड ऑफ वर्क। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपने उसको कंफर्म किया, उस कंक्लूजन को लोगों ने खुद भी कंफर्मेशन दिया कि हाँ, हमने ज्यादा बेहतर फैक्ट किया, हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हुए। समझ में आया? यस मैम। फीडबैक दिया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे फीडबैक दे करके आपने जो आपका प्रायर कंक्लूजन निकला था पुराने वाले एक्सपेरिमेंट से, उसको एक तरह से क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग वो मिला, सपोर्ट मिला। ठीक है? एंड नाउ द लास्ट वन इज बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है। यहाँ पे 40 वर्कर्स को देखा गया था, वर्किंग बिहेवियर को सिर्फ ऑब्जर्व किया गया था। यहाँ कुछ पूछा, कुछ इंटरव्यू नहीं लिया गया, बल्कि ऑब्जर्वेशन में रखा गया था कि ये इनफॉर्मल जब इनका ग्रुप होता है, जब वहां पे इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, जब कोई भी किसी के ऊपर से थोपा नहीं जाता। जो भी आप लोगों ने रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, वो इस चीज को आप समझ सकते हैं। क्या आपके रंगोली कंपटीशन में किसी भी टीचर, किसी फैकल्टी या किसी भी मैनेजमेंट ने आप पे कोई दबाव डाला कि आपको यही डिजाइन बनाना है, आपको यही कलर यूज करना, आपको यहीं से खरीदारी करनी है, या आप क्या क्या कर सकते हैं? इट इज योर फ्रीडम टू चूज योर थीम, टू चूज योर कलर। आपको बस स्पेस दिया गया, राइट? एंड देन यू हैव ऑल फ्रीडम एज अ टीम कि आप जैसे चाहे वैसे काम करें। हाँ, टाइम लिमिटेशन जरूर था, राइट? Yes, ma'am. इसके अलावा तो कोई भी आपके ऊपर कंट्रोल नहीं एक्सरसाइज किया गया था। नो मैम। हैव यू एंजॉयड दैट थिंग और नॉट? यस मैम। क्या हम आपको बहुत कंट्रोल करके जब वो काम करवाते तो आप मन लगा के करते, या फिर जैसे हमने आपको छोड़ दिया था वैसे आपने ज्यादा अच्छे से किया? क्योंकि थीम आपका था, डिजाइन आपका था, कौन क्या बनाएगा आपने अपने ही आपस में बांट रखा था, टीम को काम असाइन कर दिया था। तो दैट विल बी अ बेटर प्लेटफॉर्म, जहां पे आपने अपने फ्रीडम को, ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करके एक टीम वर्क के रूप में अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया कॉलेज के सामने, राइट? है ना? यस मैम। तो ये आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो सिमिलरली ये 14 वर्कर्स को ऑब्जर्वेशन में देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो देखा गया कि दे आर मोर कंफर्टेबल इन वर्किंग इन इनफॉर्मल नॉर्म्स, अंडर इनफॉर्मल नॉर्म्स, जो आप खुद बनाते हैं, अपने समय सीमा खुद तय करते हैं और तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशन का काम टाइम पे खत्म कर देते हैं, रादर दैन एक्सेसिव कंट्रोल और सुपरविजन, या फिर बहुत ज्यादा नियम कानून आप पे थोप दिया गया है। तो उसमें क्या होता है, वैसे स्ट्रक्चर में आपको बहुत ज्यादा सफोकेशन फील हो सकता है एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी हो सकता है।
आपको लगे कि हमारा तो कुछ फ्रीडम ही नहीं है। तो ये चारों जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, इंटरव्यू था, ऑब्जर्वेशन था, इसके बेसिस पर एल्टन मायो ने जो कंक्लूजन निकाला वो उनका हम कभी भी रिसर्च करते तो कंक्लूड करेंगे ना रिसर्च को कि क्या हमारा फाइंडिंग रहा, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन रहा, क्या हमारा कंक्लूजन है। होता है ना नॉर्मली जब आप करेंगे, अभी आपने नहीं किया होगा कभी, आगे आपको दिया जाएगा इंटर्नशिप या रिसर्च का मौका, तो देयर यू विल फाइंड आउट कि हमने ये काम किया और हमारे काम के लास्ट में हमने ये देखा और ये हमारा कंक्लूजन है। तो वही कंक्लूजन हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स का एल्टन मायो ने जो ड्रॉ किया वो इस तरह से है कि उन्होंने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया उसका मतलब था, एक इसका मतलब था क्या, इसका सिंपल मतलब था कि एक सेकंड,